Hello friends, welcome back to my YouTube channel Student of Economics. In this video, I will show you the MA Economics paper of MEC 106, which is Public Economics second year paper, and this is for जून 2023 जो अभी ही पेपर हुआ है जून में, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। तो मैं आपको ये शो कर रही हूँ एंड आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपको दिसंबर वाले के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट ईयर जून में कैसे प्रिपेयर करना है। तो सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए है एंड इसमें आप ये जो फर्स्ट सेक्शन ए है इसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि 700 में आपको लिखना होगा। एंड वन थिंग आपको ये पता ही होगा कि इग्नू के जो आंसर्स हम लिखते हैं उसमें जो शीट मिलती है उसके लिए हमें सप्लीमेंट शीट्स नहीं मिलती, तो आप उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने 7 वर्ड्स लिखिएगा इस वाले सेक्शन में एंड इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम ये देखते हैं कि स्टेट द 3 कंपनसेशन प्रिंसिपल्स हमें बताने हैं। कंपनसेशन प्रिंसिपल बताने हैं, आप ये मुझे बताइएगा कि कंपनसेशन प्रिंसिपल 3 कौन कौन से, इसको जस्ट स्टेट कीजिएगा। यहाँ पे मेरे को कमेंट में ये बताइए कि 3 कंपनसेशन प्रिंसिपल कौन से हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टेट लिखा है। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू एक्सप्लेन ब्रीफली कंपनसेशन प्रिंसिपल बिकॉज ये 700 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर ये 12 मार्क्स का हो और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन जो है इसमें 20 मार्क्स का है, तो अगर ये 12 मार्क्स का होता तो हम उसको कम एक्सप्लेन करते अगर ये क्वेश्चन 12 का मार्क्स का होता। तो अब इसमें आगे भी क्वेश्चन है कि explain how by considering the utility possibility frontier a socially more desired welfare can be attained। कि हम PPC यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर सॉरी यहाँ पे यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात हो रही है, तो हम ये वाला जो फ्रंटियर है वो जनरल इक्विलिब्रियम यूज करते हैं, ठीक है, यूपीएफ वाला, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन वाली की बात नहीं हो रही, यहाँ पे यूटिलिटी वाले की बात हो रही है। तो हमें इसको जनरल इक्विलिब्रियम के लिए यूज करते हैं इस वाले पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को, ठीक है। तो हमें इसको जनरल इक्विलिब्रियम के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना होगा इस क्वेश्चन को। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द मेजर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल एज सॉल्यूशंस टू द इशू ऑफ एक्सटर्नलिटी। हमें मेजर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बताने जो कि अवेलेबल एज सॉल्यूशंस, ठीक है, टू द इशू ऑफ एक्सटर्नलिटीज में जो इशू होते हैं वो बताने हैं। पहले तो आप ये बताइए कि एक्सटर्नलिटीज कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज बताइए। दिस क्वेश्चन इज इजियर, this one is first one is little much tricky in this question paper and अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सोचने में टाइम लगता है तो इस क्वेश्चन में सोचने में टाइम लगेगा, उसको स्ट्रक्चर करने में टाइम लगेगा। बट दिस क्वेश्चन इज लिटिल सिंपल, हमें सिर्फ मेजर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बताने की एक्सटर्नलिटीज का सॉल्यूशंस ही बताने ज़्यादातर, ठीक है। देन हमारा जो आता है थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टुवर्ड्स द जीएसटी इन इंडिया, ठीक है। ये पूरा जीएसटी से क्वेश्चन उठाया हुआ है कि जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो ये बताइए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस कौन सा ज़्यादा लगता है एक इंडिविजुअल पर, एक नॉर्मल मान पर, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा है या फिर डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा है, पहले तो ये बताइए। और इनडायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, डिफरेंस क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस का कैसे एवोल्यूशन हुआ जीएसटी में, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी के अंडर कैसे आ गए, आपको ये बताना है इस वाले क्वेश्चन में। देन उसके बाद एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी। पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, फिर उसके बाद डेट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो उसकी कंडीशंस हमें बतानी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है उसकी कंडीशंस। ये क्वेश्चन भी सिंपल था, ओनली द ट्रिकी वन क्वेश्चन इज द फर्स्ट वन, जो कोई भी देख के थोड़ा हो सकता है कि उसको लगे कि कितना टफ पेपर है फर्स्ट क्वेश्चन देखकर। देन हमारा जो आता है
सेक्शन बी आता है, इसमें हमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं जो कि 400 वर्ड्स में हमें लिखना है एंड ईच क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का है, तो हमें ये अच्छे से लिखना होगा। देन तो हमारा 5th क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का कंसेप्ट है टैक्सेशन में, ठीक है। अब आप ये सोचिए इक्विटी कंसेप्ट कैसे हो सकता है टैक्सेशन में, ठीक है। आपको ये एक्सप्लेन करना है पूरा अच्छे से हर एक चीज। देन हमारा आता है स्टेट एरोज पॉसिबिलिटी थ्योरम की कंडीशन बतानी है, उसकी थ्योरम नहीं बतानी है, उसकी कंडीशन बतानी है, ओनली कंडीशंस कि उसकी ये जो थ्योरम है उसको प्रूव करने के लिए इस थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, वो उस कंडीशंस होंगी तभी एरोज पॉसिबिलिटी थ्योरम सेटिस्फाई होगी। और ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि एरोज पॉसिबिलिटी थ्योरम कौन से किस कंटेक्स्ट में दी गई थी, ये मुझे बताइए। एरोज जो थे उन्होंने किस कंटेक्स्ट में एरोज पॉसिबिलिटी थ्योरम दी थी। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ओनली द अभी तक हमने जो ट्रिकी क्वेश्चन देखा है वो सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, बाकी के 5 जो क्वेश्चन हमने देखे हैं अभी तक वो इजी थे, ठीक है। देन हमारा 7th क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाउ द मेथड ऑफ ऑक्शन डिजाइन वर्क्स। ऑक्शन डिजाइन, ऑक्शन डिजाइन हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑक्शन किसका होगा, डिजाइन क्या है, कैसे करना है, ये पता होना चाहिए, तभी आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हो, ठीक है। और मुझे बताइए कि ऑक्शन डिजाइन इस वाले क्वेश्चन में हमें किस कंटेक्स्ट में पूछा गया, ये वाला आंसर मुझे आपसे चाहिए। मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी है। आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऑक्शन डिजाइन क्या है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो 8th क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। रीजंस पूछे हैं, सिर्फ रीजंस पूछे हैं कि वैगनर्स का जो लॉ है वो इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बोलता है वैगनर्स का लॉ, ठीक है। जो है वो कहता है कि इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर वाई शुड बी इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, गिव मी रीजंस, ठीक है। एंड यू शुड नो अबाउट द पब्लिक एक्सपेंडिचर, टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। Let me know in the comment section. Just comment types of public expenditure. ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये वाला क्वेश्चन आप सबको आना चाहिए। इस वाले पेपर में से अगर कोई क्वेश्चन नेक्स्ट दिसंबर वाले में पूछ सकता है तो वो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैं आपको ये बात कह रही हूँ, आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अगर आपको इसका आंसर कहीं मिल जाए अच्छे से करिए। 3 कंपनसेशन प्रिंसिपल ये पूछ सकता है दोबारा से। यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पूछ लेगा इसमें पब्लिक इकोनॉमिक्स का और भी लॉ आ सकते हैं, वैगनर्स लॉ, एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम पूछिए आपसे तो आपसे और भी थ्योरम पूछी जा सकती है एरोज की, सेन की बहुत सारी अमर्त्य सेन जो है उनकी थ्योरम पूछ सकते हैं, तो उनकी थ्योरम करके जाइएगा। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ, हमारा जो 9th क्वेश्चन है उसमें है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न एंड रेगुलेशन। इसमें ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न के रेगुलेशन के बारे में आपको जो कुछ भी पता है इन ब्रीफ, इन डिस्क्रिप्शन, इन उसके कुछ भी पता है तो आप सब कुछ लिख दीजिए। उसके जो आपको जो भी पता है उसके सब कुछ लिख दीजिए। अगर उसके क्रिटिसिज्म आपको पता है तो आप वो लिख दीजिए, आप उसके बारे में कुछ भी लिख दीजिए, आपको उसके बिहाफ पे नंबर दे देंगे। बस यही लिखा है इस क्वेश्चन में। फिर हमारा 10th क्वेश्चन जो आता है डिस्क्राइब हाउ फेडरेशन इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अदर कंट्रीज। फेडरेशन इन इंडिया क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए फेडरेशन क्या है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट कमेंट व्हाट इज फेडरेशन इन इंडिया। इन ब्रीफ जस्ट एक्सप्लेन फेडरेशन इन इंडिया, ठीक है। अगर ये डिफरेंट है तो डिफरेंट क्या है, अदर कंट्रीज में फेडरेशन है या नहीं है, फेडरेशन का मतलब पता होना चाहिए। फेडरेशन इन इंडिया, ये इकोनॉमिक्स में आप फेडरेशन इन इंडिया क्या है, क्या करता है फेडरेशन वगैरह, आपको ये सब उसके मैरिट्स डिमेरिट्स सब कुछ। देन हमारा जो
11th क्वेश्चन आता है, स्टेट द गोल्स ऑफ मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। पहले तो ये बता दो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है, फिस्कल पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है, और इसमें क्या क्या चीजें हम उसमें जो रेगुलेट करता है वो किन किन चीजों को इंक्रीज डिक्रीज रिड्यूस इंक्रीज कर सकता है और किस किस बिहाफ पे कर सकता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। उसके सिर्फ गोल्स बताने हैं कि हमारे गोल क्या है, बताओ गोल क्या है। राइट, देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एंटी ट्रस्ट लॉ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में जो भी पता है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिख दो। एंटी ट्रस्ट लॉ, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कीजिए जरा कमेंट सेक्शन में, क्या है एंटी ट्रस्ट लॉ। मुझे ये आपसे जानना है कि एंटी ट्रस्ट लॉ कितनों को पता है, आपको पता भी है या नहीं एंटी ट्रस्ट लॉ या नहीं। जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए आपसे। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी था एक्सेप्ट वन क्वेश्चन। अगर आपको उसका भी आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वाला आंसर आता था, आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, तो आई एम ग्रेटफुल टू यू। एंड अगर आपको नहीं भी आता तो अगर ना आता था और अगर आप नेक्स्ट दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ये वाला क्वेश्चन करके जाइएगा स्पेशली। एंड बाकी सारे क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं तो वो भी करके जाइएगा। ये रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है। फेडरेशन इन इंडिया की तरह ही कंपैरिजन आ सकता है किसी और चीज का, जस्ट लाइक पॉलिसीज, ओके। वो करके जाइएगा कि जैसे फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी पूछ लिया तो ऐसे ही कंपैरिजन आ सकता है। एंटी ट्रस्ट लॉ, इसके बारे में कुछ और पूछ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के चांसेस हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है क्लाइमेट चेंज पर, वो करके जाइएगा अच्छे से। सो थैंक यू for watching the video, and I will keep uploading the video, and just like my videos and motivate me for more such videos. And if you want any other video, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज आप इन सब के जो मैंने चीज पूछी है वो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सो दैट मुझे भी पता चले कि जो देख रहा है उसको क्या पता है क्या नहीं पता है। तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग वीडियोज आपके लिए बनाऊंगी। आप मुझे बताइए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, आप कौन से एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका फ्यूचर गोल क्या है, मुझे बताइए। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ कलीग्स हैं जिनको मैं गाइड कर सकती हूँ एज अ यंगर एल्डर सिस्टर और सिबलिंग। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फर्दर dreams or goals. So thank you for watching the video.